everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss about the most important chapters which will be very important from the exam point of view for HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2024. ओके, तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, मैंने प्रोवाइड किए जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रिपरेशंस को प्रॉपरली किया नहीं है या फिर जिनसे पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चैप्टर्स है जिसको करने के बाद हम इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली ये सारे चैप्टर से ही पूछे जाते हैं. तो अगर अभी तक आप लोगों का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाए हैं प्रॉपरली, तो आप लोग इन चैप्टर्स को रिफ़र करके एग्ज़ाम में जा सकते हो, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी, बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए भी, वो सारे क्वेश्चंस के लिए आप लोग ये सारी चैप्टर्स को रिफ़र करके जा सकते हो. तो वन बाय वन वी विल सी कि विच आर दी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. लाइक पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 3A 3B 6 7 8 ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट ऑल्सो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फीचर्स बुक्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो के ऊपर, तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप लोगों को इसको भी रेफ़र करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा. ये फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है यूटिलिटी एनालिसिस. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. लाइक इन दिस चैप्टर देर इज़ अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुकी है, तो इसीलिए ये चैप्टर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ओके, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3A है डिमांड एनालिसिस, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जो इम्पोर्टेंट 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ DME और लॉ ऑफ डिमांड, इन तीनों में से लॉ पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आप लोगों को ये भी करके जाना है. और लॉ हमें कैसे भी नहीं लिखना है, लॉ को हमें पूरे फॉर्मेट में लिखना है. ये भी मैंने आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में दिए थे, आप लोग जाके चेक कर सकते हो लॉ को आगे लिखना कैसे. कि अगर आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉ को कैसे भी लिखोगे ना, तो डैट विल नॉट गिव यू द मार्क्स. पूरा लिखने के बावजूद भी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा. तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है. जैसे कि आप लोग अकाउंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से जब सम सॉल्व करते हो, तो ये आप लोगों को मार्क्स मिलता है. सेम ही जब हम लॉ लिख रहे हो, तो वो टाइम में भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से लॉ को लिखोगे, अदरवाइज़ आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे. फिर आप लोगों के मन में ऐसा डाउट रहता है कि इतना सब लिखने के बाद भी मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिला. तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी लॉ आप लोग लिख रहे हो उसका प्रॉपर होना चाहिए. ओके, फिर उसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस है, डिमांड एनालिसिस. 3A डिमांड एनालिसिस है स्टूडेंट्स. फिर 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो. तो इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे कि टाइप्स ऑफ इलास्ट, और आप लोगों को क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कभी कभी कैसा होता है कि पूछा जाता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, आप लोग गलती से प्राइस लिख के आते हो. टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में 3 ही टाइप है. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी. और टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में 5 टाइप्स हैं. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक. तो ये बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. कभी कभी कन्फ्यूजन की वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग मिक्सअप करके आ जाते हैं. तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है. जब भी आप पेपर लिख रहे हो तो यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, देन ओनली आप लोगों को उसको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, उसके बाद जो है वो है इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये जो लास्ट पेज और पास्ट चेज का सारा फॉर्मूलाज जो है, ठीक है, वो सब आपको करके जाना है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, तो वो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के अंदर GDP, ओके, GDP, GNP, NDP और NNP, ये सारी चीज़ें करना. उसके बाद में
बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं आप लोगों को नेशनल इनकम के अंदर, वो सब एक बार आपको करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ईजीली है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो करने में आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो ये जो चैप्टर है ना, ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और तो बाकी का जो ये सारे जो अपने चैप्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों का अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, ठीक है, तो आप लोग ये भी करके जाओगे ना तो इट इज़ वेल एंड इनफ। ठीक है, आप लोगों को अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर्स जैसे अपने छूट गए 9th 10th, ओके, 9th 10th 4th 5th, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 को आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज उसका जो वेटेज इज़ ओनली ऑफ 4 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको स्किप करना इज़ नो इश्यूज़। तो बाकी ये सारे चैप्टर्स को आप गलती से भी स्किप मत करना, एक बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। और वंस अगेन आई विल टेल यू कि जब आप लॉ लिखते हो तो प्रॉपरली लिखना उसको। अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप लोग मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि लॉ को कैसे लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें स्टडीज़ करनी है, किस वे में करनी है अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर्स। अगर आप लोगों ने इन सारे चैप्टर्स को कवर किया तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को इसके अकॉर्डिंगली ही स्टडी करते रहना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।